Welcome students. In the last lecture we have already studied different types of diseases which are present in the plant body. वो जो diseases होते हैं यहाँ पर जो होते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स से कहलाते हैं। अगर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अगर यहाँ पर प्लांट्स के अंदर कम हो जाते हैं, जो सॉइल के ज़रिए 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, वो 30 to 40 एलिमेंट्स जो यहाँ पर जो होते हैं अगर वो उनका एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है तो ऐसी सूरत में प्लांट्स के अंदर जो है यहाँ पर डेफिशिएंसी डिसीजेस पाई जाती हैं। वो डेफिशिएंसी डिसीजेस क्लोरोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ यहाँ पर पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस यहाँ पर जो उसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, उन बीमारियों को हम लास्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर देखे हैं। अभी वही चीज़ जो है आगे हम प्रमोट करते हैं। आगे जब हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है एक चार्ट है, नोट्स के अंदर काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पर मैं आपके लिए ले रहा हूँ, बाकी जो बचे हुए आप नोट्स के अंदर से उसको सॉल्व कर लेना है। नोट्स मैं जो है यहाँ पर दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर है रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट इन द प्लांट्स। यही जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, जो मिनरल सॉल्ट होते हैं, इनका क्या रोल प्लांट बॉडी के अंदर होता है, और साथ साथ में अगर ये मिनरल्स नहीं है तो व्हाट टाइप ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, वो चीज़ भी यहाँ पर हमें देखना है। ये एलिमेंट्स हैं, उनका क्या रोल है प्लांट बॉडी के अंदर और उनके क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जो है यहाँ पर याद कर लेना है। नीट के हिसाब से भी, MCQs के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए ये होता है, तो उसको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहला कंपोनेंट जो यहाँ पर हम देखते हैं, वो पहला कंपोनेंट जो होता है वो है नाइट्रोजन। सबसे पहला कंपोनेंट जो रहेगा नाइट्रोजन। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे फूड मटेरियल के लिए, हमारे फूड मटेरियल के अंदर कार्बोहाइड्रेट दैट मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट का रहना इंतहाई ज़रूरी है। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट प्लांट का जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर 78-79% यहाँ पर नाइट्रोजन होती है, लेकिन बट दैट नाइट्रोजन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डायरेक्ट उसका जो है ऑब्जर्वेशन, उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है उसको जो है यहाँ पर फिक्स किया जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आगे वो चीज़ भी आने वाली है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके ज़रिए से उनको जो है यहाँ पर मिनरल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और वहाँ पर उनका कन्वर्जन जो होता है, दे में बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट NO2, they may be converted into nitrate NO3 and they may be converted into ammonia। तो ये नाइट्रोजन के कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन दैट इज़ नॉट एब्सॉर्ब बाय एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये जो रहते हैं ये प्लांट्स के अंदर जो यूजेबल फॉर्म में होते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पर इसका क्या रोल प्लांट बॉडी के अंदर होता है, इसका जो रोल होता है, दीज आर द मेन कंपोनेंट फॉर द प्रोटीन। आपने यहाँ पर एक चैप्टर हमारा है 11 के अंदर, यहाँ पर जो है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिकल, यहाँ पर बायोमोलिक्यूल, ये चैप्टर हमारा है। उसके अंदर यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रोटीन दैट इज़ मेड बाय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और अगर उसके साथ में नाइट्रोजन मिल जाता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगर कार्बोहाइड्रेट शुगर के अंदर नाइट्रोजन के कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं तो दैट शुगर मॉलिक्यूल दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन नहीं है तो सॉरी, अगर ये नाइट्रोजन नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर नाइट्रोजन शामिल हो जाता है तो 100% दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। उसके अलावा दैट इज द ऑल्सो मेन कंपोनेंट ऑफ Na न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? DNA और RNA। देखो बच्चों, यहाँ पर ये हेरिडिटरी यूनिट्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। DNA यहाँ पर जो है हेरिडिटरी यूनिट DNA हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और RNA दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं, एक है DNA है, दूसरा है RNA है। ये DNA और RNA जो होते हैं इनके अंदर भी मेन कंपोनेंट यहाँ पर नाइट्रोजन है। आगे हम चैप्टर के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस एडेनाइन है, थायमिन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है, ये कंपोनेंट जिनको
नाइट्रोजन बेसेस कहा जाता है, जो जेनेटिक कोड बनाते हैं, ये जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, उसके अंदर भी यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स और इंजाइम्स जो होते हैं, दीज आर द केमिकल्स विच आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। दुनिया में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं और जितने भी हार्मोन और इंजाइम, ये सब के सब जो यहाँ पर प्रोटीन की टाइप हैं। तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब हार्मोन के अंदर भी नाइट्रोजन रहेगा, और इसी तरह इंजाइम के अंदर भी नाइट्रोजन यहाँ पर कंपोनेंट ये के तौर पर ये रहने वाला है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर हार्मोन्स एंड इंजाइम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दे आर यूज्ड एज अ बायो कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। और हार्मोन का काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए इनका इस्तेमाल जो यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हार्मोन्स और इंजाइम्स हो जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो लीफ ऑफ द प्लांट बॉडी जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ये नाइट्रोजन जो है दे आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दीज आर ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का कंपोनेंट वहाँ पर यूज होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाएगा। जहाँ कहीं पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएटली सिक्रीशन ऑफ द एनर्जी, इमीडिएट दैट लिबरेट एनर्जी। इसीलिए एटीपी क्या है, एटीपी दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, उसको जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब अगर यही नाइट्रोजन, ये नाइट्राइट है, नाइट्रेट है और अमोनिया है, अगर ये कम हो जाते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट बॉडी। पहला जो रहेगा नाइट्रोजन, अगर उसकी कमी है, अगर वो डेफिशिएंसी होती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट मिनिमाइज। ग्रोथ जो है यहाँ पर स्लो हो जाती है, ग्रोथ जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। क्योंकि पहली चीज़ मैंने यही बताई थी, प्लांट के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो नाइट्रोजन के कंपोनेंट हैं। दे आर यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब वही नाइट्रोजन नहीं है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो रुक जाएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट मुतासिर हो जाता है, ये कंडीशन पाई जाती है। और दूसरे सिम्टम्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर नाइट्रोजन के कंपोनेंट हैं तो दे आर हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, और अगर यही नाइट्रोजन के कंपोनेंट यहाँ पर कम हो जाएंगे तो क्लोरोसिस यानी लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, नए क्लोरोफिल पिगमेंट बनते ही नहीं हैं। इसी तरीके से एटीपी सिंथेसिस भी यहाँ पर जो है कम हो जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो ये स्टंटेड ग्रोथ एंड क्लोरोसिस, दीज आर द टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो है फॉस्फोरस। डायरेक्ट फॉस्फोरस भी प्लांट बॉडी जो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये फॉस्फोरस जो प्लांट्स जो एब्सॉर्ब करते हैं, या तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जो न्यूक्लिक एसिड जो हमने देखा है डीएनए और आरएनए के अंदर, जो फॉस्फेट दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट के तौर पर है। तो डायरेक्ट फॉस्फोरस यूज़ नहीं होता है, बल्कि इन डीएनए और इन आरएनए फॉस्फोरस जो रहेगा दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। और दूसरा जो है फॉस्फेट ग्रुप, इस तरीके से डायरेक्ट फॉस्फेट तो यूज़ नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप के फॉर्म में प्लांट के अंदर जो है ये यूजेबल फॉर्म में होता है। इसका रोल क्या होता है, दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर यहाँ पर जो होती है, सबसे बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर जो उसका प्रिपरेशन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होता है, उसके अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है। इसी तरीके से प्रोटीन के अंदर भी यहाँ पर जो है हम देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप इस्तेमाल होता है। और अभी जस्ट मैंने यहाँ पर आपको कहा है कि यहाँ पर डीएनए और आरएनए के अंदर फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर मौजूद होता है। तो डीएनए के तमाम जो केमिकल होते हैं, आप तो जानते हो बच्चों, उनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ऑल द केमिकल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के जितने भी केमिकल्स हैं वो तमाम के तमाम जो केमिकल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड।
उनको जो है न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो ये जो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद होता है, तो वहाँ पर उसका जो है प्लांट बॉडी के अंदर रोल होता है। अगर ये फॉस्फेट अगर सॉइल के अंदर कम हो गया है, प्लांट्स को उसका बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर पुअर ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, रुकेगी नहीं लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर स्लो हो जाती है। और दूसरा इसका जो सिम्टम हमें दिखाई देता है प्लांट बॉडी के अंदर, लीव्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू डल ग्रीन कलर, शाइनी ग्रीन कलर नहीं रहेगा। पत्तियां जो होती है लीफ ऑफ द प्लांट बॉडी वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में दिखाई नहीं देती, बल्कि डल कलर वहां पर जो है प्रेजेंट होता है। लीव्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू डल ग्रीन कलर, ये सिग्नल है, ये सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं कि यहाँ पर जो है सॉइल के अंदर फॉस्फेट की कमी है। अगर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर हम यूज़ करना चाहें या यहाँ पर नेचुरल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहें, तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स जिनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पाई जाती है दैट कैन बी इजीली कवर्ड, वो जो है आसानी से जो है कवर हो सकता है। ये कंडीशन उनके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ पर तीसरा मिनरल एलिमेंट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बच्चों, ये पोटेशियम है, के, जिसको के से जाहिर किया जाएगा। यहाँ पर दैट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट रोल नहीं बल्कि दे आर हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में ये हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो यहाँ पर मौजूद है पोटेशियम का जो रोल होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो ओपन होते हैं, जो क्लोज होते हैं, ये जो मैकेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर हम देख चुके हैं पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके अंदर यहाँ पर दिन के वक्त में ड्यूरिंग डे टाइम concentration of potassium ion that are increasing, so that are responsible for opening of the guard cell, opening of the stomata, or during the night time potassium ion concentration that are decreasing, exoosmosis का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर ऐसी सूरत में इसके अंदर जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होने से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैसिडिटी इन द गार्ड सेल, या उसको हम कहेंगे यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल पोटेशियम का जो होता है वो है यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर ये पोटेशियम अगर प्लांट बॉडी के अंदर कम है तो यहाँ पर क्या है, येलो एजेस टू द लीव्स दैट आर डेवलपिंग। लीफ का जो किनारे का हिस्सा तो वो येलो है, यानी लीफ ड्राई होना शुरू हो जाती है, सूखना शुरू हो जाती है, और वहाँ पर उसके बाद जो है जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पोटेशियम की कमी की वजह से। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये येलो मार्किंग्स या येलो एजेस ऑन द लीफ दैट आर डेवलपिंग। उसके बाद है यहाँ पर कैल्शियम है। यहाँ पर कैल्शियम जो यहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो एबिलिटी क्या है, सेमी परमिएबल नेचर। प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है दैट आर सेमी परमिएबल नेचर इन देयर नेचर। सेमी परमिएबल नेचर का मतलब है सम मटेरियल दे आर अलाउड टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड सम एलिमेंट दैट आर ब्लॉक्ड हियर, यानी तमाम के तमाम कंपोनेंट यहाँ से पास नहीं हो सकते हैं। कुछ कंपोनेंट को अलाउ करते हैं और कुछ कंपोनेंट को अलाउ नहीं करते हैं। सॉल्वेंट पास हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन सॉलिड पार्टिकल जो यहाँ पर रहेंगे जिसके अंदर यहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह कुछ रुक जाते हैं, यानी यहाँ पर जो है उसको जो है सिलेक्ट करता है कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। तो ये कंडीशन जो होता है, ये नेचर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, दैट आर प्रोवाइडेड बाय द कैल्शियम। कैल्शियम जो यहाँ पर ये नेचर जो है प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर जो होता है, कैल्शियम का जो रोल होता है, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द मिडल लेमेला। मिडल लेमेला क्या है? मिडल लेमेला दैट इज द मिडल लेयर ऑफ द सेल वॉल। प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, अगर कोई सेल हम यहाँ पर देखते हैं तो सिंगल लाइनिंग से बता देते हैं ये सेल वॉल है, फिर इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा। लेकिन यही सेल वॉल को जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जो सेल वॉल यहाँ पर रहेगी, ये डबल लेयर यहाँ पर पाई जाती है, आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल, और उसके बीच का जो स्पेस यहाँ पर होता है, यही जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है मिडल लेमेला, जो आउटर और इनर सेल वॉल को कॉम्पैक्ट नेचर में रखने के लिए जिम्मेदार होती है। तो मिडल लेमेला के अंदर मेन कंपोनेंट यहाँ पर जो होता है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाएगी तो डायरेक्ट दे अफेक्ट
ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी दैट मस्ट शो द स्टंटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ पर जो है स्लो हो जाएगा। ये कंडीशन, ये सिचुएशन वहाँ पर जो है पाई जाती है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीरियड में और अभी हम देखेंगे, और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मिनरल्स हैं उसको हम देखते हैं। अभी फिलहाल बच्चों इसको इस लेक्चर के लिए यहाँ पर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे फिर इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।